अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू होम ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत बहुत माज़रत के वीडियोस आने में बहुत ताख़ीर हो गई। कुछ काम था, इस वजह से मसरूफ़ियत चल रही थी, वीडियोस नहीं आ सकी। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि अब रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस आएँ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ्स की बुक। फ़िज़िक्स हम स्टार्ट कर चुके थे, एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इंशाअल्लाह ताला मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। आज हमें बेसिकली मैथ ही स्टार्ट करनी है, और मैथ में जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर से। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि थर्ड चैप्टर से क्यों स्टार्ट करवा रहे हैं सर, फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं करवा रहे? तो उसका रीज़न यही है कि फ़र्स्ट चैप्टर कोई इतना ख़ास है नहीं, सेट से आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसकी आपको नो हाउ है। और दूसरा, आप लोगों के स्कूल्स के अंदर भी सेट्स ही पढ़ाया जा रहा होगा, तो अगर मैं उसको स्टार्ट करवा दूँगा तो वो एक तरीके से टाइम ज़ाया ही होगा। तो इसलिए मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को चूज़ किया इस चैप्टर को स्टार्ट करने की वजूहात भी हैं। वो ये कि आपकी बुक में जो आसान चैप्टर था वो फर्स्ट ज़ाहिर सेट्स था, और मैंने आपको रीज़न बता दिया कि उसको स्टार्ट क्यों नहीं कराया जा रहा। अच्छा, अब उसके बाद आपकी बुक में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। अगर मैं उनको स्टार्ट करा देता तो बच्चों को एकदम से बोलते कि क्या बला आ गई, क्या पढ़ा दिया, क्या स्टार्ट करा दिया, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती। तो मैंने कहा कि वो आसान सा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। और मज़े की बात ये कि ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, और इसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। आपकी इस बुक से भी इसका किसी चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं है, और जो आपने लास्ट बुक पढ़ी है 9th क्लास के अंदर उसमें से भी इसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। तो अपने आप में एक चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसलिए इसको स्टार्ट करा रहा हूँ। और दूसरी बात कि फ़िज़िक्स के हवाले से, उसके चैप्टर 2 के हवाले से कमेंट्स आ रहे थे कि वो कब स्टार्ट होगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी क्या कहते हैं, दोनों चीज़ें मैथ्स और फिज़िक्स दोनों पैरेलल के अंदर इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। मैथ्स के लेक्चर्स एक दिन, या कभी फिज़िक्स के लेक्चर्स, ये दोनों साथ भी आ रहे होंगे, तो वो डिपेंड होगा, ठीक है। और कोशिश की जाएगी कि या तो नेक्स्ट वीक से या उसके नेक्स्ट वीक से इंशाअल्लाह आपकी केमिस्ट्री भी स्टार्ट करा दी जाए, ताकि आपका लॉस ना हो। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें कि ये है क्या। जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके सबसे पहले उसके बारे में कुछ मालूम तो कि वो चीज़ होती क्या है, किसने उसको ईजाद किया, कौन, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन कहना चाह रहा हूँ मैं, उसका इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। तो मैट्रिसेस जो है, इसको जो फर्स्ट टाइम इसकी थ्योरी जिसने प्रपोज करी ना, उनका नाम है आर्थर कैली, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने मैट्रिसेस को क्या कराया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। मैट्रिसेस क्या है? मैथमेटिक्स की एक फील्ड है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर आती है। ये कहाँ यूज़ होती है? ये बिज़नेस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज़ होती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर आप जब इंटर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे फिज़िक्स के अंदर बाकायदा एक चैप्टर है जिसमें वेक्टर्स के अंदर हम मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बहुत जगह पे मैट्रिसेस इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत जगह होता है, बिज़नेस के अंदर भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो आपकी इससे जान तो छूटने वाली है नहीं, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि शुरू से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, ताकि आगे जाके आपको मुश्किल ना। तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। MCQs के हवाले से ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इसकी थ्योरी किसने प्रपोज करी, तो आप इस साइंटिस्ट का नाम या इस मैथमेटिशियन का नाम याद रख सकते हैं, आर्थर कैली। सेकंड टॉपिक और जो मेन टॉपिक है, अब यहाँ से आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है, वो है रॉस एंड कॉलम्स का, जो हमें डिस्कस करना है। मैट्रिसेस जो कंसिस्ट करता है ना, वो करता है दो हिस्सों पे, ठीक है। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। वो दो चीज़ें क्या हैं?
एक है हमारे पास रॉ और दूसरा है हमारे पास कॉलम। मैट्रिक्स इन दो चीज़ों के ऊपर क्या करता है, कंसिस्ट करता है। एक मैट्रिक्स के अंदर ये दो चीज़ें लाजमी होंगी क्योंकि मैट्रिक्स इन दोनों चीज़ों का एक मजमूआ होता है। अब रॉस क्या होती हैं, कॉलम क्या होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक गुजारिश ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा, तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। रॉस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रॉस। एक मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ होंगी ना, वो क्या कहलाएंगी, हमारे पास रॉस कहलाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स हमेशा किस में बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 और 4। ये मैंने एक अदद मैट्रिक्स बना लिया। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ है ना, कौन सी, 1 और 2, इस तरीके से ये क्या कहलाएगी, रॉ। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये क्या है हमारे पास, रॉ। ये क्या है हमारे पास, रॉ। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हमारे पास क्या कहलाती हैं, रॉ कहलाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी रॉस हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रॉस हैं। सेकेंडली, कॉलम क्या होते हैं, कॉलम हमारे पास वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है, या वर्टिकल वैल्यूज़ को। वर्टिकल लाइंस और वर्टिकल वैल्यूज़ आर कॉल्ड कॉलम्स। इसी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल देखते हैं। वर्टिकल 1 और 3 ये क्या है, एक कॉलम है। 2 और 4 वर्टिकल, ये क्या है हमारे पास, कॉलम है। तो आप देखें, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि एक मैट्रिक्स जो होता है वो मजमूआ होता है रॉ और कॉलम का। मैट्रिक्स के अंदर ये दो चीज़ें लाजमी होंगी क्योंकि ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स के पार्ट्स हैं। इन दोनों के मिलाप से ही क्या बनता है, एक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, रॉस और कॉलम का कॉन्सेप्ट इसी जगह पे क्लियर होना लाजमी है क्योंकि आगे जाके वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये भी याद रखिए कि हम जब रॉ की बात करेंगे तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ की बात हो रही है या हॉरिजॉन्टल लाइन की होनी चाहिए। और जब हम बात करेंगे कॉलम की तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल वैल्यूज़ की। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉलम क्या होते हैं और रॉस क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ रॉस कहलाती हैं और वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, हमारे पास कॉलम कहलाती हैं। तो आज के हमें जो डिस्कस करने थे, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, साथ में रॉस एंड कॉलम्स का जो टॉपिक था ये भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे ऑर्डर के ऊपर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या डिस्कस करना है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर के अंदर हमें बेसिकली नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ही बताना होता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रॉस हैं या कितने कॉलम हैं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आपको सिंपल क्या बताना है, परेशान नहीं होइएगा कि ऑर्डर कौन सी नई चीज़ आ गई। ऑर्डर से मुराद मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रॉस ही बताना है। अब हम किस तरीके से बताना है, अच्छा इसका भी एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से इतनी वैल्यू, इतनी रॉस हैं, इतनी इंग्लिश के अंदर लिख दिया उठा के, इतने कॉलम से। एक प्रॉपर एक तरीका है, उस हिसाब से आपको इसका ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ रॉस, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये तरीका है ऑर्डर बताने का। तो अब कोई पूछे कि ए जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो कितनी रॉस हैं, मैंने आपको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहती हैं, रॉस कहलाती हैं। तो 1 रॉ, सेकंड रॉ, 2 रॉस हो गई।
तो क्या है, किस तरीके से लिखा जाएगा इसको, सबसे पहले नंबर ऑफ रॉस तो 2 आ गया, उसके बाद क्या साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का, जैसा कि यहाँ बताया। अब लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं, 1 वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम्स, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, कोई पूछेगा भाई एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलेंगे 2/3, ये नहीं बोलिएगा 2 × 3, 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2/3। ये क्या है, नंबर ऑफ रॉस, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी आसान सी बात थी, ऑर्डर कितनी आसानी से क्या कर सकते हैं हम, फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी इसकी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सारे क्लियर होने लाजमी हैं। अभी चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवा सकता था, लेकिन फिर वही बात, कुछ पता होता नहीं आपको, इसलिए चाह रहा हूँ पहले से आप लोग इन चीज़ों को जहन नशीन कर लें, ताकि आगे जब हम एक्सरसाइज शुरू करें और अपने क्वेश्चंस करें तो आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस ना हो। एक एग्जाम्पल इसकी और देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स मैंने बना लिया, 2 4 6 8। अब मैं आपसे पूछता हूँ बी का क्या बताओ, मुझे ऑर्डर बताओ। तो बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, कितनी रॉस हैं इसमें, 1 रॉ एंड सेकंड रॉ, 2 रॉस हैं, तो नंबर ऑफ रॉस आपने लिख दी, फिर आपने साइन लगा दिया मल्टीप्लाई का। कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, तो कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 2 कॉलम हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप बोलें 2/2। कितनी आसान सी बात थी, कोई मुश्किल है इसमें, नहीं ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ऑर्डर डिस्कस कर लिया, अब क्या बारी है किसकी डिस्कस करने की, इक्वालिटी की। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं किसको, इक्वालिटी को। इक्वालिटी होती क्या है, अच्छा इक्वालिटी जो है ना, सबसे पहले तो इसमें ये बात आप याद रख लें कि इक्वालिटी हमेशा 2 मैट्रिक्स के अंदर होगी। जब आपको कंपेयर करना होगा दो मैट्रिक्स को, तो जब आप इक्वालिटी कर सकते हैं कि भाई ये उसके बराबर है या नहीं है, तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ों का क्या रखना है, ख्याल रखना है। नंबर 1 कि उनकी नंबर ऑफ रॉस क्या हो, दोनों मैट्रिक्स की बराबर हों, सेम हो। उसके अलावा नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या हो, सेम हो। उसके अलावा अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं मैट्रिक्स के, वो भी क्या हो, सेम हो। अगर ये तीनों चीज़ें सेम हुई दोनों मैट्रिक्स की, तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये तीनों चीज़ें सेम नहीं हुई तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए भाई ये ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले चेक करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ रॉस कितनी है। तो नंबर ऑफ़ रॉस कितनी है, 1 और 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी चेक कर लेते हैं, कितने कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स हैं। अंदर वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं, 2 6 1 0 5 3। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स को पूरी तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है, ए मैट्रिक्स का। अब आ जाएं बी के ऊपर। देखें ये तीनों चीज़ें जो इसके अंदर थी, क्या इसके अंदर भी पाई जा रही हैं? अगर पाई जा रही हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कितनी रॉस हैं, 1 2। यहाँ भी कितनी रॉस थी, 2। यहाँ भी कितनी रॉस थी, 2। तो मतलब पहली कंडीशन तो क्या हो गई, ठीक हो गई, नंबर ऑफ़ रॉस दोनों में क्या हैं, बराबर हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के ऊपर। यहाँ कितने कॉलम है, 1 2 3। यहाँ भी कितने थे, 3 थे, तो दोनों में कॉलम्स भी क्या हैं, बराबर हैं। तो ये मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई हमारी, ठीक हो गई। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं, 2 6 1 2 6 1 इसी तरीके से लिखी होनी चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे हो रही हैं। 0 5 3 0 5 3, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि इनके वैल्यूज़ भी क्या हैं, सेम है। तीनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। इस वजह से ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, आपस में इक्वल।
आई बात समझ में? क्योंकि इनके अंदर तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना तो मैट्रिक्स अनइक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले करते हैं चेक नंबर ऑफ रॉस। 1 2 3, 3 रॉस हैं इसमें, जबकि यहाँ कितनी है, 2 रॉस। यहाँ कितने कॉलम हैं, 2, जबकि यहाँ कितने हैं, 3। ठीक है, वैल्यूज़ भी थोड़ी आगे पीछे हैं और वैल्यूज़ फिर भी सेम हैं निस्बतन, लेकिन 2 कंडीशंस क्या हो रही हैं, अनसेटिस्फाई। ऐसा ही है ना, एक भी होगी ना तो जब भी क्या होगा, मैट्रिक्स अनइक्वल होगा। जबकि यहाँ तो कितनी हो रही हैं, 2 हो रही हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अनइक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी जब इक्वल होगी जब दोनों मैट्रिक्स के अंदर ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही होंगी। अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स क्या है, अनइक्वल हैं। तो आसान सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें आज जो डिस्कस करने इस लेक्चर के अंदर लास्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इनको ना अपने जहन नशीन कर लीजिएगा क्योंकि ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे 2 या 3 MCQs तो लाजमी आते हैं। ठीक है भाई, तो हमें अपने जहन नशीन कर लीजिएगा इसको। और आपको पता है आपका जो पेपर है वो वैसे भी 40% MCQs के ऊपर लास्ट ईयर से क्या हो गया है, शिफ्ट हो चुका है। तो MCQs की तो तैयारी ऐसी ही होगी। ठीक है, तो जितना भी अभी लेक्चर दिया है इस सबको नोट कर लीजिएगा। ये कोई फजूल चीज़ नहीं है, ये नहीं कि एक्सरसाइज शुरू होगी तो वहाँ से नोट करेंगे या वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आगे फजूल है पढ़ना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए बेहतर है कि यहाँ से जो शुरू से आज पढ़ाया गया है इसको समझें। इसको जो नहीं समझ में आ रहा कमेंट्स के अंदर पूछें, आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जो कंसिस्ट करता हो एक रॉ के ऊपर। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई, कंसिस्ट ओनली ऑन 1 रॉ। ठीक है भाई, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो मैट्रिक्स जो एक रॉ के ऊपर कंसिस्ट करता होगा उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे भाई, रॉ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे 5 3 4, ये एक मैंने क्या बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया। कितने रॉ हैं, एक रॉ है। हालांकि कॉलम तो 3 है, लेकिन हम यहाँ कॉलम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, रॉस की। तो जो मैट्रिक्स एक रॉ के ऊपर कंसिस्ट करे उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, रॉ का मैट्रिक्स। ठीक, रॉ का मैट्रिक्स, सॉरी, रॉ मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल सेम रॉ मैट्रिक्स की तरह है, ये कंसिस्ट करता होगा 1 कॉलम के ऊपर। ठीक है भाई, कंसिस्ट ओनली ऑन 1 कॉलम। ठीक है, किस तरीके से, 2 4 5, एक मिसाल के तौर पे मैंने ये मैट्रिक्स बना दिया। इसमें देखें कितने कॉलम हैं, 1, हालांकि रॉ कितनी है, 3। तो वो मैट्रिक्स जो एक कॉलम के ऊपर कंसिस्ट करे, याद रखिएगा यहाँ 1 जो है ना, ये इसको ना आप क्या कर लीजिएगा, बोल्ड करके अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉलम, या एक से ज़्यादा रॉ नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रॉ हुई तो वो रॉ मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, अगर एक से ज़्यादा कॉलम होए तो वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। शर्त ये है कि एक ही कॉलम हो, रॉ का कोई वो नहीं है कि जितनी भी हों, जैसे यहाँ 3 है या 2 हों उसका कोई नहीं है इशू, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, जब जाके वो क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम की कोई कैद नहीं है, जितने भी कॉलम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमें कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ किससे लेना देना है, सिर्फ रॉ से। एक रॉ होनी चाहिए, अगर एक रॉ हुई तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की, इनको डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रॉस, ठीक है, नंबर ऑफ रॉस
बराबर नहीं होंगी किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रॉस बराबर नहीं होती। जब भी देखें मैंने इज इक्वल टू के आगे इसको क्रॉस क्या कहते हैं, कट किया है कि नॉट इक्वल का साइन होता है ये। नंबर ऑफ रॉस बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रॉस बराबर नहीं हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, 2 5 4। ओके, इसमें देखिए हमारे पास एक रॉ है और 3 कॉलम है। हालांकि रॉ मैट्रिक्स भी है, लेकिन अभी हम इसके रिस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अभी यहाँ पे तवज्जो रखिएगा। ठीक है, एक रॉ और 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ रॉस बराबर नहीं है ना भाई नंबर ऑफ कॉलम्स के। आ रही है बात समझ में कि नंबर ऑफ रॉस बराबर नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 3 3 2 1। ठीक है, अब इसमें देखें 2 रॉस हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रॉस नहीं है ना बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं, वो मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस बराबर नहीं हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं ये, अपने दिमाग में इसको जहन नशीन कर लीजिए। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स सेम टू सेम यही है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरह, बस एक फ़र्क है क्या, कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रॉस बराबर होती हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। बिल्कुल ओपोजिट है किसका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रॉस बराबर नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के, जबकि यहाँ पे दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एग्जाम्पल 2 5 3 2। एक मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, देखें इसमें 2 रॉस हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो दोनों चीज़ें बराबर है ना, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या हों, बराबर हों। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, 3 5 4 2 3 9 1 0 1। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 1 2 3, 3 रॉस हैं इसमें, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो दोनों चीज़ें आपस में क्या है, बराबर है ना, 3 कॉलम और 3 रॉस। अगर इसको ऑर्डर लिखना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे, 3 बाय 3। इसका किस तरीके से लिखेंगे, 2 बाय 2। ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है ऑर्डर की भी, जो हमने अभी लास्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने। तो इसमें क्या है, और क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है, बराबर हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि द मैट्रिक्स विच हैज़ सेम नंबर ऑफ रॉस एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम क्या हों, बराबर हों, तो वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, किसी भी आप नाम से इसको पुकार सकते हैं, वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ये जितने भी वैल्यूज़ हो ना, सिंपल सी बात है, वो क्या हो, ज़ीरो हो। ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स हैज़ वैल्यूज़ ज़ीरो, यह है ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, जिस ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें सब एलिमेंट्स की क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो होगी। अगर आप 3 बाय 3 का देखना चाहें तो इस तरीके से होगा कुछ, तो सब क्या होगी, वैल्यू ज़ीरो होगी, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक डायगोनल जो बनेगा ना, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा मतलब सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। ये क्या है, हमारे पास डायगोनल है, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। अच्छा, ये आप बोलेंगे भाई ज़ीरो भी तो सेम है, लेकिन ज़ीरो के अलावा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ ज़ीरो के अलावा वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे ये एक डायगोनल है, जैसे 3 3, क्या होनी चाहिए, वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए।
इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएं तो एक ये डायगनल है, देखें 5 5 5, मतलब एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि 1 2 3 अलग अलग नहीं, या ऐसा नहीं 3 4 सेम होनी चाहिए। और यहाँ तो ज़ीरो होगा, उसको इग्नोर करिए। लेकिन यहाँ जो वैल्यूज़ जो डायगनल बन रहा हो आपके पास, उसमें क्या होनी चाहिए, एक डायगनल में सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसी के जैसा ही होता है डायगनल मैट्रिक्स, जो कि अलग से एक टाइप है, ठीक है, मैट्रिक्स की, डायगनल मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, उसमें फ़र्क इतना होता है कि हमारे पास एक डायगनल बने जो ज़ीरो के अलावा वैल्यूज़ कंटेन करता हो। देखें ये तो ज़ीरो ज़ीरो कंटेन कर रहा है ना, जैसे यहाँ था। लेकिन स्केलर के अंदर शर्त यह है कि जो डायगनल बने ना, उसमें ज़ीरो के अलावा तो वैल्यूज़ हो, लेकिन दोनों क्या हों, सेम हो। जबकि डायगनल के अंदर ये शर्त नहीं, वो बोलता है कि एक डायगनल बनना चाहिए लेकिन वो ज़ीरो के अलावा वैल्यूज़ हो। 3 और 4 दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों सेम होंगे तो क्या बनेगा, स्केलर। अगर दोनों अलग होंगे तो क्या बनेगा, डायगनल। वही सेम इसके अंदर भी क्या है, लॉजिक है। मिसाल के तौर पे 5 0 0 0 4 0 0 0 3। अब देखें ये एक क्या बन रहा है, हमारे पास डायगनल बन रहा है, लेकिन तीनों क्या हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। यही फ़र्क है डायगनल और स्केलर के अंदर। स्केलर के अंदर पूरा डायगनल के अंदर एक ही वैल्यू होगी, जबकि डायगनल मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो के अलावा वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना, और एक डायगनल बनेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको क्लियर रखिएगा। MCQs के अंदर बहुत दफ़ा आते हैं और हर साल ही तकरीबन रिपीट होता है। तो ये काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, इनको आप लोगों को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी नाम दिया जाता है और इसको नाम दिया जाता है यूनिट मैट्रिक्स। दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। इसको डिनोट करते हैं I से। अच्छा ये आप याद रख लीजिए, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट नहीं ही रहती हैं, ठीक है। अगर 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो उसमें क्या वैल्यू होगी, 1 0 0 1। और अगर 3/3 का होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप बोल सकते हैं भाई ये तो स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके लिए अलग से ख़ास नाम दिया है, क्योंकि ये होता है इसी फॉर्म के अंदर है, इसके अलावा किसी फॉर्म में आता ही नहीं है। ये मैंने आपको जैसा बताया कि कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, बहुत ही आसान सा है, इसमें ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करना चाह रहा मैं। इनको याद कर लीजिएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एन अदर इम्पॉर्टेंट MCQ। और ये आगे आपको अपने टॉपिक के अंदर भी मिलेगा, एक्सरसाइज के अंदर ट्रांसपोज करने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे मैंने एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया है A का 2 5 3 2, ठीक है भाई। मैंने क्या बोल दिया कि भाई ये A मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या है 2 5 3 2। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा ना, किसका, A मैट्रिक्स का निकालना है ना, तो स्मॉल t बन जाएगी इसकी पावर। तो इस तरीके से ट्रांसपोज को क्या करते हैं, शो करते हैं। जब भी कैसे पता चलेगा कि ट्रांसपोज निकला हुआ है, तो स्मॉल t अगर किसी भी चीज़ की पावर हो तो समझ जाइए कि उस वैल्यू, उस क्या कहते हैं, बेस का क्या निकला हुआ है, ट्रांसपोज निकला हुआ है। जैसे A के ऊपर आ गई ना, तो A का क्या निकला हुआ है, ट्रांसपोज निकला हुआ है, स्मॉल t आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज में होता क्या है, ट्रांसपोज में ये होता है कि जो रॉस होती है ना, वो क्या बन जाती हैं, कॉलम बन जाती हैं, सिंपल, और कुछ नहीं होता। जैसे अगर मुझे इसका क्या बनाना है, ट्रांसपोज बनाना है, तो इसकी रॉ क्या है 2 और 5, तो ये रॉ क्या बन जाएगी, अब कॉलम बन जाएगी। तो क्या हो गया, 2 और 5 बन गई कॉलम, ये रॉ क्या बन गई, कॉलम बन गई। इसी तरीके से सेकेंड रॉ को भी क्या बना देंगे हम, कॉलम। 3 और, कितना आसान सा था कॉन्सेप्ट था ये, आसान है ना भाई या नहीं है। तो ये क्या है, एक सिंपल ट्रांसपोज है। तो ये 2/2 के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। एक ट्रांसपोज लिख लेते हैं हम 3/3 के मैट्रिक्स का। सपोज A बराबर है 5 4 3 9 2 1 8 7 5, ठीक है। अब वो बोल रहा है इस A का क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। तो सबसे पहले तो आपको
ए के ऊपर स्मॉल टी लगा देना ताकि पता चल जाए कि ये ए का क्या निकला हुआ है, ट्रांसपोज निकला हुआ है। कैसे निकालेंगे भाई, जो रॉ होगी वो क्या बन जाएगी, कॉलम। तो 5 4 3 बन गया कॉलम। फर्स्ट रॉ को क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रॉ है 9 2 1, तो ये क्या बन गई, सेकंड कॉलम। इसी तरीके से ये थर्ड रॉ है तो ये क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम। 8 7 5। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोज के अंदर रॉस को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कॉलम के अंदर। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा तो बच्चों, अब हमें डिस्कस करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिनका, जैसे हमारे पास ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो दोबारा से जो आंसर आएगा ना वो सेम टू सेम वही मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि ओरिजिनल था। इस तरीके से कि जो मैट्रिक्स मिसाल के तौर पे ए है, ये बराबर होगा किसके, ए ट्रांसपोज के। मतलब इसका जो ट्रांसपोज होगा ना वो बराबर होगा किसके, इसी के। समझ में आ रही है बात, कि द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, कि इसका जो ट्रांसपोज होगा ना वो इसी के क्या होगा, बराबर होगा। आगे इसका ट्रांसपोज लेते हैं और ख़ुद आप चेक करिएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या होता है, ट्रांसपोज के अंदर अभी बताया कि जो रॉस होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रॉ जो है 1 2 17, फर्स्ट रॉ क्या हो गई, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट। सेकंड रॉ क्या है 2 5 -11, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में। थर्ड रॉ क्या है 17 -11 और 9। ऐसी है, मैंने रॉस को क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप गौर करें 1 2 17 1 2 17, 2 5 -11 2 5 -11, 17 -11 9, 17 -11 9। हालांकि मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर चुका हूँ आपके सामने, लेकिन दोनों क्या हुए, मैट्रिक्स सेम ही रहे। दोनों क्या हुआ, इक्वल मैट्रिक्स हैं। अभी हमने डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो देखें दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो ये इस तरीके का जो सिचुएशन हो ना, यहाँ पे ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो वो मैट्रिक्स कौन से कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो बराबर होगा किसके, उसके ट्रांसपोज के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि इसके अंदर भी दोनों सारी चीज़ें सेम आ जाती हैं, बस साइन क्या होते हैं, ओपोजिट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ठीक है, इस मैट्रिक्स का मैंने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो जो ये रॉ है ये क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी ना। तो 0 3 फिर ये 4, ये रॉ क्या बन गई, कॉलम बन गई। इसी तरीके से -3 0 और 7, इस तरीके से -4 -7 और 0। अब हम चेक करते हैं, देखें 0 3 0 -3, देखें साइन चेंज होगा, यहाँ 3 प्लस का था, यहाँ क्या हो गया माइनस का। हालांकि सेम है, वैल्यूज़ क्या है, सेम है 3 3, बस ये प्लस का था, ये क्या हो गया माइनस का। यहाँ 4 प्लस का, यहाँ किसका हो गया, माइनस का। यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ किसका हो गया, प्लस का 3। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का 7 है, यहाँ क्या हो गया, माइनस का 7। यहाँ माइनस का 4 था, क्या हो गया, +4। यहाँ -7 था, क्या हो गया, +7। तो ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वैल्यूज़ तो सेम रहें, बस उनके साइन अपोजिट हो जाएं ट्रांसपोज लेने के बाद, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर हो जाता है, ठीक है। ए जो है ना वो ए ट्रांसपोज जो होगा वो उल्टा हो जाएगा किसका, ए का। ऐसी है, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको दूसरे अंदर के कंडीशन के अंदर कि ए ट्रांसपोज जो बराबर हो जाएगा -a के, मतलब कि ए का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई कराएं ओरिजिनल ए को, तो दोबारा ही देखें ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस से क्या होती हैं, साइन चेंज हो जाती हैं, तो यही बन जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर
जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा से वही आ जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स जो हमने समझाए थे आपको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, बस साइन क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन का फ़र्क है, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। कैमरा क्वालिटी के अंदर मुझे अंदाज़ा है थोड़ा सा ब्लर होता है, इंशाल्लाह थोड़े दिन के अंदर ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बस वेट कीजिए। और साउंड का भी मुझे पता है कि वीडियो के अंदर आपको आवाज़ें बहुत आ रही होती हैं बैकग्राउंड के अंदर, तो उसको भी फ़िलहाल इग्नोर कीजिए। इंशाल्लाह कुछ दिनों की बात है, फिर नए तरीके के साथ, अभी तो कॉपी भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर नए तरीके के साथ हाज़िर होंगे, इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो थोड़ी मसरूफियत चल रही है, इस वजह से हमने लास्ट वीक वीडियो भी अपलोड नहीं करी थी, और उसी मसरूफियत की वजह से अभी कॉपी के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फ्री होने के बाद प्रॉपर तरीके से आपके पास वीडियोस भी आएंगी, और इंशाल्लाह केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स तीनों बुक पैरेलल के अंदर स्टार्ट भी कर देंगे, और वीडियोस भी इंशाल्लाह डेली आएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर के अंदर कोई भी परेशानी हो, आज मैंने चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कराई इसी वजह से कि आज मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने थे। इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं भाई, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जो लोग रिप्लाई करते हैं उनको अंदाज़ा है, जो लोग कमेंट्स करते हैं उनको अंदाज़ा है कि फ़ौरन रिप्लाई आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम रिप्लाई नहीं करते, हम ज़रूर रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये कि अगर ये ब्लर हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं एक काम कर दूँगा कि इसकी ना एक PDF बना के आज के लेक्चर की मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, और इस लेक्चर को अपने पास कॉपी कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ये काम ज़रूर करिएगा कि इसको अपने पास करें और ख़ुद से एग्जाम्पल बना के सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और जो हम पढ़ रहे हैं आगे चैप्टर की एक्सरसाइज हैं वहाँ पे आपको आसानी भी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।